हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और यूनानी मुफरत दवा के बारे में। कॉच। कॉच के बीज, काउहेज या म्यूकोना ब्रूरियंस या कपी कच्चू, ये आमतौर से दो तरह के होते हैं, एक काला और एक सफेद। कॉच की बेल होती है जो 10, 12, 15 फुट तक लंबी होती है। बहुत लोगों ने देखी होती है, ये आमतौर से देखने को मिल जाती है। घरों में भी लगती है, इसकी खेती भी की जाती है, जंगल में भी पाई जाती है। तो इस तरह से इसकी दो किस्में होती हैं, एक जंगली और एक घरेलू, जो काश्त की जाती है, खेतों में पैदा की जाती है। और आजकल एक तीसरी किस्म और आने लगी है जो फार्मिंग कहलाती है, फार्मिंग करके पैदा की जाती है। यूनानी मुफरदात को पढ़ते वक्त, खासतौर से पुरानी किताबों को पढ़ते वक्त, दो चार लफ्ज ऐसे मिलते हैं जिनका समझना जरूरी होता है। एक लफ्ज अक्सर पढ़ने को मिलता है बुस्तानी। बुस्तानी यानी कि खेतों में पैदा की गई, बागों में पैदा की गई। चूंकि पहले के ज़माने में ये चीज़ें बागों में लगाई जाती थी, इसलिए इसको बुस्तानी कहा जाता है। और दूसरी सहराई। सहराई या दश्ती या जंगली एक ही बात है। जो जंगल में पैदा होती है वो सहराई, दश्ती या जंगली कहलाती है। बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो जंगल में ही पैदा होती हैं, जिनकी खेती नहीं की जाती है और जंगल से ही हासिल की जाती हैं। और जो चीज़ें खेतों में पैदा की जाती हैं उनको बुस्तानी या घरेलू या खेती बाड़ी से पैदा की जाने वाली बोला जाता है। एक लफ्ज़ और चलता है खुदरो, यानी खुद से पैदा होने वाली। ये भी, हालांकि इस खुदरो में और जंगली में थोड़ा सा फ़र्क है कि खुदरो कहीं भी पैदा होती है। ये आपके घर के आंगन में भी पैदा हो सकती है, सड़क पे पैदा हो सकती है, कहीं भी। लेकिन जंगली जंगल में ही पैदा होती है, बाहर के इलाके में पैदा होती है। तो ये, हालांकि इस खुदरो को आप जंगली ही में शामिल कर सकते हैं क्योंकि आप पैदा नहीं करते हैं, इसकी आप खेती नहीं करते हैं। बहरहाल ये दो किस्म की होती है, एक काली और एक सफ़ेद। मटमैला सा रंग होता है इसका, और जो अब नई किस्म आई है वो बिल्कुल सफ़ेद है। तो पहले आइए देखते हैं हम कॉच के बीज, इनकी शिनाख्त करते हैं और उसके बाद इसके बारे में हम आगे की बात करेंगे। लीजिए व्यूवर्स, देखिए ये तुख्म कॉच, कॉच के बीज, इनफैक्ट काले कॉच के बीज, तुख्म कॉच स्याह। जंगली कॉच के बीज भी हैं, ये उनका नाम जंगली बीज के कॉच भी हैं क्योंकि जंगली में पैदा होते हैं। और ये सफ़ेद कॉच के बीज, लेकिन इससे भी ज़्यादा सफ़ेद एक कॉच के बीज और आ गए हैं आजकल, जिसको फार्मी कॉच के बीज कहा जाता है या कॉच चाइना कहा जाता है। इन बीजों की ख़ास बात यह है कि इन बीजों के अंदर कोई ख़राब बीज आमतौर से नहीं होता है, सारे बीज ही अच्छे होते हैं। शाइनिंग होती है, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, खूबसूरत होते हैं, साफ़ होते हैं। जबकि आप देख सकते हैं ये उतने साफ़ नहीं दिख रहे हैं और इनमें से इतना कचरा भी निकलता है। और यही नहीं, अभी यहाँ भी है। तो इस तरह के ख़राब सीड्स भी इसमें निकलते हैं। कुछ कीड़े खाए हुए होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं, कुछ जले हुए होते हैं। और ये काले कॉच के बीच में भी कचरा होता है। तो ये तो हम कॉच, अब एक नज़र आप इस तरह से देख सकते हैं। हमारी सिस्टरपैथी आयुर्वेद में काले कोच के बीज बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने, चाहे वो आयुर्वेद से हों या यूनानी से हों, कोच पर बहुत काम किया है और इसके इस्तेमाल की ख़ास सलाह दी है। यही वजह है कि ये बहुत इस्तेमाल किया जाता है और बहुत फ़ायदे मिलते हैं इससे। बहरहाल ये कॉच, तुख्म कॉच। तो डियर व्यूवर्स, आपने देखा कॉच, कॉच के बीज। कॉच के बीज की जो फली होती है, इसके ऊपर एक रुआं होता है। यही वजह है कि ये बंदर
के जैसा रुआं होता है, करीब करीब अगर आप नज़दीक से देखेंगे, पास से देखेंगे तो वैसा ही लगता है ये, इसीलिए इसको कपी कच्चू भी कहा जाता है। तो ये जो रुआं होता है ये बहुत खारिश, खुजली पैदा करने वाला होता है, इसको जहरीला कहा जाता है। अगर इसके टच में अगर आपका जिस्म आ जाता है तो वहाँ पे बहुत तेज़ खारिश होती है, बहुत तेज़ खुजली चलती है। अगर ऐसा कभी इत्तेफाक पड़े इसके फल के पास जाने का और फिर खुजली हो जाए, तो आमतौर से खुजली जब चलती है तो हम चिकनाई लगा लेते हैं, कोयल ऑयल लगा लेते हैं ताकि वो खुजली मिट जाए, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये रुआं जो है बहुत तेजी से सफरा की पैदावार को बढ़ाता है। तो यहाँ पर इसको या तो इमली के पानी से उस एरिया को धोया जाए, उस मुकाम को, या जो कांजी होती है या कोई भी ऐसी खट्टी चीज जो काते सफरा है, सिरका, उसके पानी से उस जगह को धोया जाए, तब आराम आता है। अगर आप चिकनाई उस जगह पे लगा लेते हैं तो ये और भी ज्यादा खुजली पैदा होती है और बहुत देर तक रहती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए, कभी अगर ऐसा इत्तेफाक पड़े तो वहां पर चिकनाई नहीं लगाई जाए। और इसके बीज चूंकि ये रुआं होता है तो इसमें से निकालने के लिए इनको हाथ से नहीं निकाल सकते। इनके बीजों को आग में जलाकर, जैसे चना भूनते हैं ना, कच्चे चने को होले बनाते हैं, सेकते हैं, उसी तरह से इनको सेक करके रुआं जल जाता है और उसके बाद इसके बीज निकालते हैं। यही वजह है कि आप देखेंगे कि जब आप खरीद कर लाते हैं तो कुछ बीज उनमें से जले हुए, आधे जले हुए या कुछ सिके हुए, काले पड़े हुए मिलते हैं आपको। यही वजह है, इसीलिए ऐसा होता है। ये दवा बहुत पुराने ज़माने से इस्तेमाल की जाती रही है देसी दवाओं में। इसका वैसे तो दोनों ही जो सफ़ेद और काली किस्म है इनको एक सा ही माना जाता है, लेकिन फिर भी काली जो कौच है उसको ज़्यादा मुफीद माना जाता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। कौच का जो मिजाज है आमतौर से मोतदिल माना जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी झुकाव, इंक्लिनेशन बमाइल माने तो ये सर्दी की तरफ होता है थोड़ा सा। इसके बीज, बहुत गौर की बात है कि इसके बीज चंद उन दवाओं में से हैं जो बहुत ही मुकव्वी दवाएं हैं, यानी कि ये बीज उन दवाओं में शामिल है जो इंसानी जिस्म को हर तरह से ताकत देते हैं, चाहे वो मसल्स का मामला हो या ब्रेन का मामला हो या सीमन का मामला हो। ऐसे मामले में यही वजह है कि कौच के बीज अकेले 3 ग्राम शक्कर के साथ रोज़ खाएं तो ये मुकव्वी बदन के तौर पर जिस्मानी ताकत को देने के लिए, सीमन को पैदा करने के लिए, सीमन को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये असल में कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ सीमन को पैदा करती हैं या गाढ़ा करती हैं, लेकिन क्वालिटी का ध्यान नहीं रखती। ये उन दवाओं में से है जो सीमन की अच्छी क्वालिटी यानी कि स्पर्म भी पैदा करती है, सिर्फ फ्लूइड नहीं, स्पर्म भी पैदा करती है और उसको गाढ़ा भी रखती है, मसल्स को पावर देती है और जो एक स्टेबिलिटी होती है ब्रेन की, कामनेस, उसको बरकरार रखती है। इसीलिए ये मेरी सलाह रहती है कि कौच के बीज आमतौर से एक ख़ास एज के बाद 40 साल के बाद 3 ग्राम दूध के साथ रोज़ खाए जाए और बीच में कभी कभी ठीक है गैप दे दिया जाए। और इसके अलावा कौच और ताल मखाना, अगर हमें सिर्फ सीमन के लिहाज से इसको खाना है तो कौच और ताल मखाना बराबर वजन लेकर के और उसमें शक्कर मिला करके दूध के साथ रोज खाया जाए। दूध थोड़ा सा गर्म, हल्का सा गर्म लिया जाए तो ये बहुत फ़ायदा देता है। लेकिन अगर इसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो फिर कौच के बीज, मूसली सफ़ेद, साला मिस्री, मूसली सेमल, गोखरू और सतगिलो, ये लेकर के बराबर वजन लेकर के पीस करके और इसका पाउडर बना करके 3 ग्राम पाउडर रोज़ खाया जाए तो दूध के साथ, ये दूध के साथ ही ज़्यादा फ़ायदा करता है इसलिए। और दूध हल्का सा गर्म, वही गुनगुना लिया जाए। लेकिन एक बात और ख़ास ख्याल रखने की है कि कौच का या तो बाज़ार से ही शुद्ध अगर मिलते हैं तो जैसा कि हम शुद्ध रखते हैं हमारे पास, तो शुद्ध ही लिए जाए, और नहीं तो खुद शुद्ध करना होता है कि ला करके और उनको जितने भी, आमतौर से जो एक फार्मूला चलता है वो यही है कि जितने भी बीज हैं उसका 4 गुना, गाय का दूध हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो भैंस का दूध ले लें और उसमें उबालें। और उबालने के बाद जब उनकी ऊपर की जो झिल्ली है, जो कश्र है, छिलका है, वो नरम पड़ जाए
तो उसको उतार करके वो छिलका हटा दिया जाए, उसको फेंक दिया जाए, और जो अंदर की गिरी मग्ज निकलता है उसको एक बार गर्म पानी में डाल करके और निकाल लिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो यह है कि उसमें कुछ दिनों के बाद थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, इसलिए ऐसा करने के बाद थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा दिया जाए ताकि उसके में जो पानी है, तपिश है, वो उड़ जाए। और जब वो कुछ थोड़े से सूखे से हो जाए, फिर उनको साये में रख करके ऐसी जगह पे जहाँ पर कि धूप तो नहीं लगे लेकिन तपिश हो, ऐसी जगह सुखा लिया जाए, और बिल्कुल सूखने के बाद इनको पीस करके इस्तेमाल किया जाए। तो कॉच का इस्तेमाल बहुत, इसकी जड़ भी इस्तेमाल होती है, इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं और इसके बीज भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ बीजों की बात कर रहे हैं। तो कॉच के बीज के अंदर बहुत सारे ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो इंसान के जिस्म को इंसानी जिस्म की सेहत को बरकरार रख सकते हैं, हम यूं कह सकते हैं। तो कॉच के बीज 2 सिस्टम्स पर बहुत काम करते हैं, खास तौर से एक नर्वस सिस्टम पर, जहाँ की ये ब्रेन को स्टेबल रखते हैं, चूँकि आज की रिसर्च के हिसाब से इसमें डोपामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसी तरह से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको भी ये बहुत, इसकी फंक्शनिंग को सही करते हैं, तो उसके आज की रिसर्च के हिसाब से उसमें प्रोलैक्टिन पाया जाता है, और भी इसी तरह के कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं जो किसी भी इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि पहले के ज़माने में ऐसी कोई लैब टेस्ट्स नहीं थे, किसी तरह की भी कोई इस तरह की टेस्टिंग नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद भी हमारे बुजुर्गों ने तजर्बे के ज़रिए इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जान लिया था कि ये इंसानी दिमाग पे बहुत अच्छा असर देती है और इंसान की सीमन पर बहुत अच्छा असर देती है। इसके अलावा जो कमज़ोरी है, ज़ौफ़ है, उस पर बहुत अच्छा असर देती है। यही वजह है कि आज के साइंटिस्ट ने इसको टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद उस बात को सही पाया। हालांकि उसको, ठीक है, वो ये हम इसको उस नॉलेज को का ट्रांसफॉर्मेशन ही कहेंगे कि हम जो कहते थे उसको उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में बताया, जो कि ज़्यादा वाज़ेह है और ज़्यादा समझने के काबिल है, आसानी से समझ में आता है। तो इसलिए बात एक ही होती है, हम उस तरह से समझें या इस तरह से समझें। तो ये एक वाज़ेह तरीक़ा है और एक क्लियर बात है समझने के लिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने जिस बात को अपने सोच व फिक्र से, अपने तजर्बे से समझा, जाना, पहचाना और हम तक पहुंचाया, और उसको फिर हमने आज के दौर में इन्वेस्टिगेट किया और सही पाया। तो ये हमारे बुज़ुर्गों की एक बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है, बहुत ही काबिल सताइश बात है कि इतना सब कुछ नहीं होते हुए भी उन्होंने ये कमाल किया। ये वाकई बहुत कमाल की बात है कि आपके पास कोई ऐसे ज़राए नहीं है, उसके बावजूद भी आपका की सोच, आपकी फ़िक्र और आपकी स्टडी और आपका तजर्बा इस हद तक पहुंचता है कि वो आज के दौर में अगर उस चीज़ को रिसर्च करते हैं, उसको लैब टेस्ट में देखते हैं, जानते हैं, तो सही पाते हैं। हालांकि उसका नाम, उन्हीं बातों का नाम दूसरा रखा जाता है, वो दीगर बात है, वो आज के दौर के हिसाब से ठीक है। तो इसीलिए हमारे उन बुजुर्गों को जिन्होंने इन चीज़ों को तलाश किया, इसके बारे में जानकारी हासिल की और ये जानकारी फिर हम तक पहुंचाई, और उस जिम्मेदारी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे बुजुर्गों के लिए ढेर सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं और सलाम बनते हैं। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।